अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू हुआ होगा। मुझे कहते हैं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मेरी दुआ है कि आपका जो आज का दिन है बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। आज 9 मुहर्रम है और जिसका भरपूर हम देखेंगे कि एहतमाम भी किया जाएगा, जल्द से जुलूस भी निकाले जाएंगे और सिक्योरिटी के भी मुल्क में हम देख रहे हैं खातिर खा इंतज़ामात हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बहुत ही अहम मौज़ूआत होने वाले हैं जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है, ये एक खुशखबरी की बात है। और इसके साथ साथ सेहत के हवाले से बात करेंगे। मैदे में जो तेज़ाबियत हो जाती है, गर्मी का मौसम है, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और हर्बल तरीके और नेचुरल तरीक़ों से आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज के प्रोग्राम में नाजरीन इस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जी। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सरगोदा वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। उसके हवाले से जो अपडेट्स आई हैं ताज़ा तरीन वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरसलान, उसकी नमाज जनाजा के हवाले से भी एक डिस्प्यूट है जो कि सामने आया है। और इस हवाले से भी आज आपको हम मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी फराहम करेंगे। बाकी मुल्ज़िमान के हवाले से जो मुंतहा ज़हरा के अहले खाना का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हमल के दौरान जो शुगर हो जाती है ख़वातीन को, ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और बच्चे पर इसके क्या असरात होते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और 1 जुलाई से जनाब गाड़ियों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। कुछ सुनने में मिल रहा है कि ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, टैक्स कम हो रहे हैं, तो जनाब ये मामला क्या है ये आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं हम और बात कर लेते हैं जी। ईरान ने अपनी हसास जौहरी तनसीबात तक किसी भी गैर मुल्की टीम की रसाई को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलेबाफ का दावा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमरीकी नाकामी और ईरानी मुज़ाहमत का समर है, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस में 50 के मुकाबले में 48 वोटों से ट्रंप की जंगी ताकत को लगाम देने की करारदाद मंजूर हो चुकी है। और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल नाज़रीन मज़ीद पेचीदा हो गई है क्योंकि दुनिया के 20% से ज़ायद खाम तेल की सप्लाई आबने हुर्मत से होती है। ईरान और ओमान अब इस अहम तरीन बहरी रास्ते पर खिदमात के एवज़ फ़ीस लगाने का मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हसास सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफ़ाई उमूर वाइस एडमिरल रिटायर्ड साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलेबाफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को अमेरिका की खुली शिकस्त और ईरानी इस्तिकामत का समर करार दिया है। आप एक दिफाई माहिर के तौर पर इस मफाहमत को किस तरह देखते हैं और इससे खित्ते में वाशिंगटन के सिफारती असर रसूख को कितना बड़ा धचका लगेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम माहम और ज़ैर, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एज ए दिफाई नुक्ता नज़र से अगर हम इसको देखें तो बाकर कालीबाफ का जो बयान है उसको ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यकीनी तौर पे इसमें ईरान की फतह नज़र आती है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जंग जो है ये थी ही नाइंसाफ़ी पे चली और उस हवाले से ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो ज़ाहिर बात है ये ना ही यूनाइटेड नेशंस की किसी कन्वेंशन या उसके चार्टर के मुताबिक था। तो उस हवाले से ईरान ने जो पहले 14 पॉइंट दिए थे अपनी गुफ्तगू के लिए 8 अप्रैल को जब वो पाकिस्तान में बैठे, तो हम देखते हैं कि उनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका ने मान लिए हैं। अभी जो आगे गुफ्तगू चलेगी उसका जो मेन महवर है वो इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द घूमेगा। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स जो अमेरिका ने सेट किए थे वॉर के लिए वो उनको हासिल नहीं हो सके। बारें इसके कि उन्होंने शुरू में जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं इनकी टॉप लीडरशिप की और जो डिस्ट्रक्शन हुई है इनकी मिलिट्री सेटअप की, इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव वो नहीं ले सके। तो उस हवाले से जो इनके फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है मेरे ख्याल में वो हकीकत पर मबनी है और उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वॉर ऑब्जेक्टिव्स वो ईरान के ही हासिल हो सके हैं।
सही। अच्छा सर, ये भी देखें तो ईरान ने मौजूदा कशीदगी का हवाला देते हुए बैनुल-अक़वामी टीमों को ख़ास तौर पर अपनी जौहरी तनसीबात के हवाले से जो लाहे अमल तैयार किया है, मुआयने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कहा जा रहा था कि शायद IAEA को इजाज़त दे दी जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि इक़दाम आलमी पाबंदियों की नई लहर को भी दावत देगा, या ईरान अब ख़ुद को एक नाकाबिले तस्खीर ताकत के तौर पर मनवा चुका? देखिए, इसमें जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद दूसरा बयान भी इन्हीं फॉरेन मिनिस्टर का आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब हमें इन चीज़ों को रोक देना चाहिए, बयानबाजी को, कि ताकि जो आगे प्रोसेस शुरू हुआ है इसका डिस्कशंस का, उसको एक अच्छे तरीके से चला सकें। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो बयान दिया, जिसकी वजह से स्टार्ट जो है बड़ा अच्छा नहीं हुआ था, कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था JD वैंस के साथ, ना ही उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो इस वजह से जब ये बर्गन स्टॉक में पहले दिन गए थे, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो असल बात है जिस पे बातचीत होगी वो तो शायद बाद में सामने आएगी। लेकिन ये ईरान का कहना कि हम किसी को यहाँ पे अपने जो जौहरी असासे हैं उसके लिए नहीं आने देंगे, तो उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये ज़रूर है कि अगर हम JCPOA को देखें तो उस तर्ज पे तो शायद IAEA के जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद बाद में किसी तरीके से आएंगे। लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसमें अमेरिकन एक्सपर्ट भी जाएंगे, मेरे ख्याल में इसने इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिसकी वजह से शायद ईरान को ये बयान देना पड़ा। तो मेरी तकरीबन रीडिंग ये है। सही। अच्छा अहमद साहब, अमरीकी तारीख में 1973 के बाद हमने देखा पहली बार सेनेट ने वॉर पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप के ईरान के ख़िलाफ़ जंगी इख्तियारात को महदूद किया है। डेमोक्रेट्स के साथ रिपब्लिकन्स का मिलना क्या ये जाहिर करता है कि ख़ुद अमेरिका के अंदर गहरा इस्टेब्लिशमेंट क्राइसिस जो है वो चल रहा है? जी हाँ, इस जंग का एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो क्लैरिटी है वो अमेरिकन अवाम को हुई है, कि वो है इस हवाले से कि ये चीज़ काफ़ी डिबेट में चल रही थी कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और अमेरिका की जो मेन डिसीजन मेकिंग है, उसके ऊपर इजराइल का असर रसूख बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उनकी APEC और ये बाकी जितने भी जो उनके सिंपथाइजर। अहमद सईद साहब, अगर हम देखें तो ईरान और ओमान के मुश्तरका जो एलामिया जो के सामने आया, उसमें आपने हुर्मुज़ पर सर्विसेज के एवज फीसों के जायजे की बात की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बहुत सख्ती से कहा कि आपने हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टैक्स नहीं लगा सकता। अगर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर फीस का निफाज कर दिया तो क्या दोबारा टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है, या ये फिर इस बात पर एग्री हो सकते हैं कि चले ईरान का जो नुकसान हुआ कोई 1-2 साल के लिए हम ये फीस आयद कर सकते हैं, उसके बाद इसको उठा दिया जाए? जी, इसमें जो इसको अगर हम इस तरीके से देख लेंगे, पहले तो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 क्या कहता है, तो वो तो इसको बिल्कुल ही जो है वो अलाउ नहीं करता कि किसी भी स्टेट के ऊपर इंटरनेशनली ट्रांजिट पैसेज जो है वो हर मुल्क का हक है, और उस पर शिप्स आ जा सकते हैं बगैर किसी टैक्स के। लेकिन जो चीज़ मेरे ख्याल में ईरान पुश करता है वो ये है कि उसको जो वॉर के जो उसके नुकसानात हुए हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। तो शायद ये एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकता है, और मैकेनिज्म ज़रूर डेवलप होगा, लेकिन मैकेनिज्म डेवलप होगा शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश जो रूल्स में होती है वो है कि उसमें मेंटेनेंस फी ली जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो सैंक्शंस तो ऑलरेडी इनसे लिफ्ट हो गई हैं तकरीबन 60 दिनों के लिए, लेकिन जो उनके एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करना है, तकरीबन 12 बिलियन के हो चुके, और उसके अलावा नेक्स्ट 12 बिलियन का भी आना है। तो उनको एक्चुअली दे आर मोर वरीड अबाउट देयर मनी टू कम इन टू प्ले। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये इस तरीके से चलेगा। लेकिन जो ईरान और ओमान का आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट होने जा रहा है, और उसमें शायद बाकी ममालिक गल्फ के वो भी आएंगे, वो उनकी सॉवरेनिटी से ज़्यादा कंसर्न होगा कि यहाँ पे जो नेवल शिप्स हैं उनका आना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में
इसके ऊपर वो कुछ कदम लगाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अच्छा अहमद साहब, कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ये खदशा भी ज़ाहिर किया है कि बाज़ अनासर इस मुआहिदे को सबोताश करना चाहते हैं, और ये इशारा किस तरफ है? क्या इसराइली लॉबी ईरान को मज़ीद अलग थलग करने के लिए इस बहरी तनाज़े को हवा दे रही है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा तो जो अगेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव अगर किसी के इसमें कंप्रोमाइज हुए हैं तो वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल ही वो लेके आया ईरान अमेरिका को इस वॉर के अंदर, और उसके ऑब्जेक्टिव में बड़ा क्लियरली ये था कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाए ईरान की, और उसके बाद इनकी लीडरशिप जो है वो डिकैपिटेट हो, और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो सियासी तसल्लुत है वो इजराइल का हो जाए। लेकिन वो तो हो नहीं सका, जाहिर बात है, वो सारा चीजें अभी तो रिवर्स में चली गई हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से इसको दोबारा इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इस प्रोसेस को डीरेल करने के भी कुछ उन्होंने ऐसे काम किए जो कि सबसे ज्यादा तो ये है कि साउथ ऑफ लेबनान में जो उन्होंने इलाका अभी तक लिया हुआ है वो खाली नहीं किया। तो ईरान का ये प्रेशर है कि वो इलाका खाली किया जाए, और ताकि वो प्री वॉर सिचुएशन में जाएं और वहाँ पे आपस में ट्रूस हो जाए लेबनान का और इजराइल का भी। तो चूंकि उनके भी इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में अगर ये नहीं हो पाता, जो अभी लग रहा है कि कुछ इस तरह नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में तो ये सियासी जो बहुत बड़ा धचका लगेगा नेतन्याहू को अपने इलेक्शंस के अंदर, एंड आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक अगेन इंशाल्लाह। अहमद साहब, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने जो इशारा किया है वो कहते हैं कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं, यानी इसराइल के अलावा और भी प्लेयर्स हैं। तो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि ये मुआहदा होता हुआ इसको परवान चढ़ते हुए नहीं देख सकता है? जी, उसमें तो एक जो क्लियर टुरायका नजर आता है, जो आप कह लें कि उसमें यूएई का भी नाम आता है, इसलिए कि यूएई के उनके साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड और उसको उसके मकासद को आगे लेके चलना था वो भी शामिल था। तो जाहिर है यूएई के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये सब चीजें अब बैक रोल हो रही हैं, और इसी हवाले से हम देखते हैं तो हमारे ईस्टर्न साइड पे इंडिया जो है उनका रोल बहुत ही मार्जिनलाइज हुआ है इस सारे जो सिलसिला हुआ है, स्पेशली जो गल्फ के अंदर है उसमें से तो आई वुड से कि इंडिया तकरीबन वाइप आउट हो गया उस एरिया से। फिर हमारा ईरान की तरफ एक रेप्रोचना बहुत अच्छा हुआ है, और हमने रीगेन किया अपनी पोजीशन को ईरान के साथ, और उसी हवाले से बाकी ओवरऑल जो रीजन के अंदर है, क्योंकि अभी विंड ऑफ चेंज तो चल रही है फ्रॉम जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ, तो उसमें जो रीजनलिज्म है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसमें जो रीजनल कंट्रीज हैं वो किस तरीके से अपने आप को रीअरेंज करते हैं, रीअलाइन करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीअलाइनमेंट मेरा ख्याल है इस एरिया में हो रही है, और उसमें पाकिस्तान एक लीडिंग रोल में है, तो ये उनके लिए यकीनी तौर पे एक लम्हा फिक्री है। और मेरे ख्याल में उधर भी जो लोग सोचने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि रीजन के अंदर हमें मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि बातचीत का फोरम डेवलप किया जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी, ताकि इस एरिया को अगर हमने ऊपर लाना है इकोनॉमिकली तो सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ईरान और अमेरिका के मबैन कशीदगी बढ़ती है और आबनाए हुर्मुज़ बंद या मुतासिर होती है, तो सी पैक और पाकिस्तान की अपनी तवानाई की सलामती पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान का जो सवाल ये पहले भी कई दफा पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान इस सारे सालसी के रोल में आया। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये तकरीबन ऐसी जैसे आपके हमसाए में अगर आप आग लग जाए और वो अनकंट्रोलेबल हो तो यकीनी तौर पे आपका घर भी उसमें खतरे में आता है। तो पाकिस्तान ने अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाया और उस आग को ठंडा किया है किसी हद तक। तो उसी हवाले से अगर ये दोबारा इग्नाइट होती है, मेरे ख्याल में अब इसके चांसेस काफी कम हो गए हैं। जो इनिशियल जो बातचीत पहले दिन हुई है बर्गन स्टॉक में, और उसमें जो उन्होंने 5 बेसिक प्रिंसिपल अपने चार्ट आउट कर लिए हैं, तो इससे तो अभी हमें गेन होगा। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सी पैक, बिकॉज ये सारी अब देखें जो प्रेसिडेंट आए थे मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने जो बात की वो कनेक्टिविटी पे बात की है। उसके अंदर हमारा ट्रेड भी है, उसमें सिक्योरिटी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की है उन्होंने, और रीजनल सिक्योरिटी की बात
वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान और ईरान अगर मिल के, जाहिर बात है पीछे चाइना भी है, ब्राइट फ्यूचर है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये इकोनॉमिकली भी। अच्छा अहमद साहब, बिल्कुल इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा। और हमें ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि अभी जो हम हालिया बयानात सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कहते हैं कि जो फ्रीज एसेट्स हैं उसमें से ईरान को हम कुछ भी नहीं देंगे, आपने हुर्मस पर कोई टोल भी नहीं होगा, इंश्योरेंस भी नहीं होगी, बल्कि ईरान ने अगर खुराक के लिए कुछ खरीदना है तो वो अमरीकी किसानों से खरीदे और उसके लिए जनाब जो उनके मुंजमद असासे हैं उनमें से अदायगी जो है वो कर दी जाएगी। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फंड्स जो हैं वो ईरान को नहीं दिए जाएंगे, क्या आप नहीं समझते कि ये फेस सेविंग है? माजी की तरह किसी ना किसी तरीके से किसी और दोस्त मुल्क के जरिए, इत्तेहादी के जरिए ईरान को पैसे जो हैं वो रिलीज करने पड़ेंगे अमेरिका को, वरना ईरान एग्री नहीं करेगा इस मामले में। ये तो देखें बड़ा कार्डिनल पॉइंट है ईरान का। देखिए उसमें 3 चीजें जो ईरान ने कही थी कि एक तो अनफ्रीज करना है, दूसरा ये है कि जी नुकसान हुआ है वो नुकसान जारी बात है पूरा करना है, सैंक्शंस लिफ्ट करनी है। तो इन सारी चीजों के पीछे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं वो बेसिकली इंटरनल फ्रंट के लिए ज्यादा हैं, इसलिए कि जो उनकी अपनी जो रेटिंग है वो बहुत डाउन हो चुकी है और आने वाले मिड टर्म्स में उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी। तो इस तरह को ज्यादा फेस सेविंग ही और उसमें एक पॉइंट जरूर है किया था कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और तो ये उस हवाले से भी शायद उस फ्रंट को भी वो ये 2 पॉइंट। सही, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, अब फाइनली जंग का खतरा तो टल चुका है, लेकिन आपस में हम देख रहे हैं अभी भी कुछ डिसीजंस जो हैं वो लेने बाकी हैं, जिन पर क्लैरिटी बाकी है। कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी अभी भी जूं की तूं है। कुछ मुतालिबात ईरान के हैं और कुछ अमेरिका के हैं, और देखना ये है कि इन पर अग्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा ना हो कि दोबारा टकराव की सूरत हाल कुछ बने और इस तरह से कशीदगी बढ़े तो मसले जो हों वो हों। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो ज़बरदस्त है। बिल्कुल, और अब लगता यही है कि ये मामलात हल होने ही हैं। बस डोनाल्ड ट्रंप के जो अब बयानात आ रहे हैं, आप समझे कि फुलझड़ियाँ चलाई जा रही हैं खुशी में, जश्न में। और इंटरनली अगर हम देखें तो जनाब उन्हें बिल्कुल फेस सेविंग चाहिए, मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी जीतने हैं और उसके अलावा अवाम का बड़ा प्रेशर है। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब वो बस आप समझें कि पोडियम पे नंबर 1 खड़े हुए हैं और जब जा रहे हैं तो जनाब एक फाते की हैसियत से जनाब अपनी अवाम के अंदर जा रहे हैं और बता रहे हैं देखें जी मैंने ईरान को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हकीकी तौर पर ऐसा है कि ईरान जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो कहता है जनाब जो नुकसान हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा और जो भी हमारे मुंजमद असासे हैं उनमें से भी आपको फंड्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो अब माजी में भी हमने देखा कि अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि अगर वो बराह रास्त फंड्स नहीं देता, फंडिंग नहीं करता किसी मुल्क को, तो वो अपने किसी इत्तेहादी या किसी दोस्त मुल्क के ज़रिए जो है ये सिलसिला जारी रखता है, क्योंकि विन विन सिचुएशन होगी, दोनों फरीकैन राज़ी होंगे, फिर ही ये मुआहदा जो है जनाब किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता है। अदरवाइज ईरान भी इन टर्म्स पर जो डोनाल्ड ट्रंप सब बता रहे हैं उस पर वो एग्री नहीं करता, उस पर वो तैयार नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो लेट्स सी कि जनाब क्या टेक्निकल मुज़ाकरात में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को समझ आ चुकी सबसे बड़ा जोहरी हथियार उनके पास यही, आपने हुर्मस और पीस लगा दो तो इनको इसी तरह ही फिर सीधा भी किया। और देखिए ओमान को भी इस मामले में एग्री कर लिया है। अब दो जो फरीक हैं असल वो ओमान है और ईरान है, क्योंकि दोनों की सरहद लगती है और उनके दरमियान जनाब आपने हुर्मस है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है अगर ओमान और ईरान ने तय कर लिया तो उस पर जनाब टोल भी लग सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि दोस्त ममालिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जनाब गुजरने की इजाजत भी हो सकती है। अपना रास्ता बना ले, चले देखते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। गर्म मौसम अरूज पर है और इस झुलसा देने वाली गर्मी में न सिर्फ हमारी जिल्द बल्कि हमारा जो एक ही मैदा है उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखते हैं और वो हम ग़िज़ाएँ इस तरह की खा रहे होते हैं और हर दूसरा शख्स जो है वो शिकायत कर रहा होता है कि खाने के बाद जी पेट में शदीद भारीपन है, तेज़ाबियत है, गैस हो जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं लोग धड़ाधड़ केमिकल से भरपूर अद्वियात भी खा रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं, जबकि हल जो है वो हमारे किचन में उज़ैर मौजूद है। और महम एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों में मैदे के अमराज में 40% तक इजाफा हो जाता है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स और खाने के फ़ौरन बाद चाय पीकर अपने निज़ाम हज़म का खुद बेड़ा गर्क करते हैं।
तो अदरक, पुदीना, सौंफ या फिर दही से क्या बेहतर हो सकता है भला? जी। इस पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान। हकीम साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। देखें, कमरों को ठंडा रखने का काम तो ऐसे ही कर रहे हैं, मैदों को ठंडा रखने का काम आप बता दें किस तरह से हकीम रख साहब सकते कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मियाँ का एक अलग अल्लाह पाक ने जो है ना फल सब्जियाँ अनाज रखा है, और सर्दियों का अल्लाह ने एक अलग रखा है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। तो गर्मियों में आपको पता है कि लोग सर्दियों से जब चले आ रहे हैं पैटर्न से, तो वो गर्म चीज़ें नहीं छोड़ते। हाँ, और हमारा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जी कि शायद गर्म चीज़ें हम छोड़ेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। जी जी। आपके ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, चाहे वो ठंडी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पानी की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका ऑर्गन आपकी खाई हुई ग़िज़ा को जुज़े बदन बनाने में मुआविन साबित होता है। सही। ये एक जो है ना नुक्ता है कि ठीक है। तो आपने ये देखना है, जब गर्मी आई है तो गर्मी के मुताबिक अपनी खुराक लेनी वरना है। बकीम साहब, आपने बड़ा सही इशारा किया। लोग कह रहे होते हैं कि हम खा सब कुछ रहे हैं, लग नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। बड़ी बड़ी अच्छी खुराकें खा रहे हैं, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा, क्योंकि आपका जो मेन ऑर्गन है, जिसको इंसानी जिस्म का होस्ट कहा गया जी, है, जी। और उस ऑर्गन की जब इस्लाह नहीं होगी तो आपकी खाई हुई ग़िज़ा जुज़े बदन नहीं बनेगी। बिल्कुल हकीम साहब, एक और नुक्ता भी है कि ये इतना प्यारा काउंटर लग रहा है, हमें इतनी और ये ग्रीनरी है, हमें चटनियाँ अपनी मुझे तरफ खींच अपनी रही है। तरफ खींच रही है, तो मैंने कहा मैं यहाँ करीब हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। जी, अब बताएं हमें नुस्खा कि मैदे को ठंडा कैसे रखना है। देखें, मैदे के हवाले से हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं। ठीक है। हम सबसे पहले जो चीज़ निकालेंगे वो है फालसे की चटनी। वाह, जी। ये देखें, ये बनी हुई है हमारे पास। आप इसको स्क्रीन पे अगर ये देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा दें। करके दिखा अगर ये दें। जूम करके दिखा सकते हैं तो सही। बड़ी ही बेहतरीन खुश शक्ल चटनी, है। खुश जायका, खुश शक्ल, और ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। आप ये देखें, जब फालसे आते हैं ये ठंडे होते हैं, ये खून बनाते हैं, ये आपके हाथ पाँव की हिद्दत को ठीक करते हैं। तो जब आप घर के अंदर फालसे की चटनी बना के हर खाने के साथ 1-2 चम्मच खाएंगे, बेहतरीन। देखिए दस्तरखान की ये जीनत है। फालसे की चटनी जब आप खाएंगे तो खाना हजम भी होगा, और खाना जुज़े बदन भी बनेगा, और खाने के अंदर जो हीट है, गर्मी है, कोई सही। आपने गोश्त ज्यादा खा लिया है तो वो कंपनसेट भी होगा। एक बार फिर से जी जी, जूम आप देख करके सकते दिखा हैं, सकते हैं, हम्म। तो ये दिखा दें। ये है फालसे की चटनी, ऐसी बनेगी जी, और बहुत बिल्कुल। ही मजे की लगेगी। मुझे लगा आप कहने लगी हैं कि ये अभी आप देख रहे हैं, 2 मिनट बाद ये 2 नहीं होगी। मिनट बाद नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस है ना। दूसरे नंबर पे हमने आम की चटनी भी बनाई है। ओहो हो, अब आप ये देखें, ये आम मैंगो, जी अच्छा, ये कच्ची अंबियों से भी बनती है और कच्चे आम से भी बन जाती है, दोनों सूरतों सही। में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे, और हकीम साहब इसके साथ कलवंजी ऐड है इसके जी, अंदर? इसमें कलवंजी वाह, हमने बड़ा डाली है अच्छा ताकि जायका। इसकी, और इतनी कुछ डिलीशियस है ये, आप चूंकि अभी चखेंगे प्रोग्राम के बाद तो लाजमी आपको अंदाजा चखेंगे। होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास, हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने प्रोग्रामों में, पुदीने की पुदीने की चटनी। ये भी चटनी। तैयार है, जी। और इसके इंग्रेडिएंट्स आप यकीन कीजिए वही चीज़ें जो घरों में आम बनाई जाती हैं। इसमें पुदीना है, इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है, अच्छा। इसके अंदर अनारदाना है, इसके अंदर जो है ना बाकी जो जीरा सफ़ेद, अजवाइन, नमक और काला नमक, काली मिर्च जो हस्बे जायका है। सही ये है। तमाम चीज़ें आपके मैदे के लिए, जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, या वो लोग जिनका ब्लोटिंग होती है, गैस रहती होती है, है। उनकी, ये आप खाने के साथ 2-3 चम्मच अगर चटनी खा लें। मुझे आप देखें कि हम गर्मियों के अंदर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, जी। जब आपके पास घर का अचार होगा, ये चटनियाँ होंगी, पुदीने की चटनियाँ और ये फालसे की चटनी और ये आम की चटनी, तो आपकी तो वहाँ पे इश्तिहा और बढ़ हकीम साहब, जाएगी। वैसे भी कोई बेहतियाती भी हो जाए, लेकिन अगर दस्तरखान पर ये चीजें मौजूद हैं तो बैलेंस कर सर जाएंगे। वो देखे ना, हाजमा आपका बेहतर होता है। बिल्कुल। अमूमन ये और सालन ना भी हो तो चटनी के साथ भी रोटी हाँ खा जी, सकते सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सालन कम है तो इन चटनियों के साथ आप एक रोटी, और डेढ़ कभी रोटी कभी खा के- आपका दिल भर दिल जाता भी है कि अब सालन नहीं खाना, जब रोटी ये- चावल कुछ नहीं खाना। अब इस जब तरह। आपके पास दस्तरखान पे ये जीनतें ये मौजूद होंगी ज़ीनतें तो आप होंगी, सालन वैसे ही वाकई। कम खाएंगे। जी। तो एक तो ये बड़ी बेहतरीन ठीक है। चीज़ है। सही। जबरदस्त। दूसरा, हमारे पास टिप के अंदर हम अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद लोग चाय पी लेते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो उन तमाम में सबसे बेहतर चीज़ कुदरती है। देखिए हमारे पास ये ताज़ा पुदीना मौजूद है। ताज़ा पुदीना। अब आप 2 कप पानी में 10 पत्ते इसके जो है ना डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप छोटा सा पीस अदरक का डाल लें। देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है अदरक, जो दिल के अमराज के लिए भी मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ठीक है, वाह। और आपकी बॉडी में जो लोग मोटे लोग हैं जिनमें रीबादी आती है, उनकी ये रीबादीपन को भी ठीक करता है, अच्छा, और जिस्म की दर्दों को भी जायल करता है ये वाह, अदरक। अल्लाह ने बड़ी कितने तासीर फायदे, रखी कितने है। फायदे और इसके। तीसरे नंबर पे लेमन। लेमन। ये देखें कितना खूबसूरत लेमन, यानी ये वो चीज़ें हैं, कुदरती विटामिन चीज़ें सी। हैं जिसको विटामिन सी का भी ये जरिया है, और ये सिट्रिक भी है इसमें, और हाजमा भी करता हाजमा है। भी करता अच्छा, ये तीनों चीज़ें
जो है ना, इसमें आप चौथी चीज़ सौंफ मिला लें। ये देखें हमारे पास मौजूद है। सही। ये GIT सिस्टम के लिए, गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए और गर्मियों के अंदर दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। इन चारों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके आप 2 कप पानी में पकाएं और 1.5 कप रह जाए तो वो लेमन डाल के और इसमें आप मीठा आप शक्कर से कर लें तो आप यकीन कीजिए। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है कि WHO कहता है कि खाने के 45 मिनट से पहले अगर कोई लिक्विड या कोई तेज चीज ली जाए तो वो 64% आपके आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अच्छा। आपने खाने के 45 मिनट के बाद कोई भी चीज लेनी है, चाहे वो आप चाय ले रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप ये कहवा ले रहे हो। ये कहवा दुनिया का बेहतरीन कहवा है, हर बंदा घर में बासानी बना सकता है और इस कहवे के पीने से। हकीम साहब ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि अगर आपने खाने के बाद मीठा भी खाना तो वो भी तवक्कुफ करके, फौरन नहीं खाना आपने, बहुत खाने से वैसे ही आपका शुगर लेवल बढ़ा होता है। आपने बहुत प्यारी बात की है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि खाना खाने के बाद हम 2 काम करते हैं। एक फल भी खाने के बाद खाते हैं और दूसरा स्वीट डिश में जो बना वो भी खवाते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, जो हमारी अच्छी खाई हुई ग़िज़ा है उसको देर हाज़म कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात की है कि आप जो है ना आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद आप मीठा खाएं। सही। और उसके मजीद 15-20-25 मिनट के बाद आप कोई भी लिक्विड लें तो आप यकीन करें आप हिफ़्ज़ान सेहत के असूल के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खाई हुई ग़िज़ा वो जुज़े बदन बनेगी और आपके चेहरे पे वो नुमाया होगी कि जो आप थोड़ा सा। और हकीम साहब देखें, मैं जिस एंड पे खड़ा हूँ मुझे लग रहा है पंसार स्टोर है और बड़े से पतीले में बर्फ पड़ी है, ठंडा पानी है और फिर जनाब शरबत बनने लगे हैं। वो बिल्कुल। अब आप शरबत का बताते हैं आपको कि आप यकीन कीजिए कि ये जगह चेंज ना कर ले। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। चलें। अच्छा, शरबत देखें अल्लाह पाक ने हम किस सिंथेटिक कितने हम ड्रिंक्स पीते हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनती, हमें तकवीयत नहीं देती, हमें फ़र्क नहीं देती। ये वो शरबत है, जब पहले मेहमान घरों में आते थे तो आप शरबत उसको बुलाते थे तो वो जब गर्मी में आता था तो दुआ देता था। आजकल आप मेहमान की तवाज़ो सिंथेटिक चीज़ों से करते हैं जो वो पी के उसकी प्यास तो शायद बुझ जाए लेकिन वो जो तस्कीन और वो जो तकवीयत है वो उससे महरूम रहेगा। अच्छा, ये देखें हमारे पास मौजूद है बादाम का शरबत। अब ये बादाम का शरबत क्या करता है, खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है। जिन लोगों को गर्मी में आए हैं और सन स्ट्रोक हुआ, हीट हुई, बादाम का शरबत उनको 2 चम्मच पिलाएं और वो उनकी भूख भी बहाल, क्योंकि बाद का तेज धूप की वजह से, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो बादाम का शरबत बच्चों को देना चाहिए, दिमाग के लिए, असाब के लिए, खुश्की के लिए और बिलखसूस वो बच्चे जिनको कब्ज के शिकायत है, कब्ज के बच्चों के लिए भी ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। इसको दूध में डाल के दे दें, जूस में डाल के दे दें, सादे पानी में शरबत बना दें। दूसरा हमारे पास शरबत मौजूद है इलायची का। आप इसके रंग से भी देख सकते हैं, इलायची का रंग है इसमें कुदरती और ये रेफ्रिजरेंट होता है। वो लोग जो बाहर इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हैं और जिन लोगों को प्यास बहुत लगती है वो कहते हैं जी हर वक्त हमारा गला खुश्क रहता है, पूरे दिन में आप 15 गिलास पानी एक तरफ और इसके 2 गिलास एक तरफ, और फ्रेशनेस का भी एहसास है। और ये इलायची आपके दिल को तकवीयत देती है। इलायची आपको यानी कि एक और इसका फायदा ये है कि रोज़ा जब आप जो है ना सहरी जब ख़त्म होती है तो उस टाइम जो आधा कप या 1 कप या 1 गिलास आप वक्फा डाल के अगर इसका पी लें इलायची का तो पूरा दिन आपको प्यास। और कल भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा रखेंगे और यकीनन कुछ ने आज भी रखा हुआ, तो बड़ी बेहतरीन मैं भी आज रोज़े की हालत में आपके सामने माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला का अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है संदल, अब आप ये देखें कि ये संदल भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि दिल को ताकत देता है, दिमाग की गिरा को खोलता है और रेफ्रिजरेंट है। इसकी तो खुशबू से लगता है दिमाग की गिरें। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये इसका अरोमा अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है कि देखें पूरी दुनिया में जितनी बेहतरीन खुशबू है वो संदल से बनाई जाती है और संदल सर्दियों में गर्मियों के अंदर ना आपको एक फरहत देता है। जब आप किसी जगह खुशबू लगा के जाते हैं तो वो जगह मुअत्तर हो जाती है। तो जब आप इसको पियेंगे तो आपके दिल से लेके दिल, जिगर, असाब सब चीजें मुअत्तर होंगी। बिल्कुल ऐसे एवं तो नहीं तशबीह दी जाती हर चीज को संदल से, जब भी अच्छी खुशबू और इसकी खुशबू से आपको लज्जत का एहसास शायरों ने भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया। अच्छा, चौथा शरबत हमारे पास मौजूद है इमली आलू बुखारा। और आप यकीन करें जो लोग, आपको पता है जो हमारे वो पेशेंट जिनको हार्ट के इश्यूज हैं या जिनको इंजाइना है उनके लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, बल्कि ट्रीटमेंट है। इमली आलू बुखारा शरबत की शक्ल में अगर बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप रात को इमली तकरीबन को 2 चम्मच इमली 1 गिलास पानी में भिगो दें और 5-7 आलू बुखारे आप भिगो दें और उसको आप ढक के रख दें। सुबह उसको अच्छी तरह निचोड़ के जो उसकी इमली शिमली का जो है गुदा वो आपने खाना खा लें और या आलू बुखारे का गुदा गिटक फेंक के छान के उसका आप पी लें। जो हार्ट वाले पेशेंट के अंदर हार्ट फ्लैशेज होते हैं, घबराहट होती है,
बेचैनी होती है। और आपको पता है हमारे मौसम में एक मौसम बरसात का आता है, हबस का आता है। उस हबस के मौसम में जो इमली आलू बुखारे का शरबत है वो उन लोगों के लिए तीरे बहदफ चीज़ है जो ये हार्मोनल डिसबैलेंस के इश्यूज हों, जैसे हमारी खवातीन में नहीं पीसीओएस नहीं है, मेनोपॉज स्टार्ट होता है ना, तो उसमें हार्ट फ्लैशेस होते हैं, उनके लिए भी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। और जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं, और तीसरा इसका हमारा असर जिन लोगों की एलर्जी है, जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं उनके लिए, और जिन लोगों का पेशाब जल के आता है, अक्सर गर्मियों में बच्चे हमारे हैं उनका पेशाब जल के आता है, उसके लिए शरबत इमली आलू बुखारा दुनिया का बेहतरीन शरबत। और बीपी भी जिनका अक्सर लो रहता है गर्मी जी में। बिल्कुल, जितने शरबत है वो रेफ्रिजरेंट है, तकवियत देते हैं। और बल्कि ये संदल का जो शरबत है ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। इसी तरह जो इमली आलू बुखारे का शरबत है, ये जिन लोगों के अंदर जिगर की गर्मी होती है, यानी हमारे हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, जॉइंटिस के पेशेंट हैं, उनमें भी ये इसका बेहतरीन रिजल्ट है। क्या और हकीम साहब ये जो लवाज़िमात ये जो आई थिंक ये साबूदाना है, और अच्छा ये कुछ चीजें हम लेके आए हैं, जैसे साबूदाना। हम ये कहते हैं कि हम नाश्ता क्या करें, सुबह में उठ के नाश्ता करने को दिल नहीं करता। ये साबूदाना वो अल्लाह पाक की एक ऐसा तोहफा है। आपको पता है पहले वक्तों में साबूदाना बच्चों को दिया जाता था, शीरखार बच्चों को, कि ताकि उनकी एनर्जी मिले, उनको कैल्शियम मिले, उनको मैग्नीशियम मिले, जिंक मिले। आज ये साबूदाना से हम लोग महरूम हो चुके हैं, जब बुखार हो तभी खाते हैं। यानी बच्चों का मल्टीविटामिन कह सकते हैं, मल्टीविटामिन कह सकते हैं। अच्छा अब किसी को आप बताएं तो वो कहता है ये क्या होता है साबूदाना, और भाई इसमें इतनी एनर्जी है कि पुराने वक्तों में जब जंगें होती थी तो वहाँ जो सिपाही होते थे, सिपा सलार होते थे, उनको ये खिलाया जाता था कि उनका पेट भी ना भरे, हैवीपन भी ना आए, और लतीफ ग़िज़ा के जरिए उनको तकवीयत भी मिले, और वो जंगे लड़ते थे। तो ये वो इसकी जो है ना हिस्ट्री है। मरीजों की खुराक हमने इसको मरीजों तक तो हम जरा आउटडेटेड इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शनल नाश्ता है जो आप दूध में बना के बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। दूसरा हमारे पास तुख्म लंगा, ये वो चीज़ें हैं, ये आप रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें तुख्म लंगा, और सुबह उसको जनाब को शरबत मिला लें, शहद मिला लें, और इसका इस्तेमाल करें जिगर की गर्मी के लिए, मसाने में जो हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोस्टेट के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, बर्निंग सेंसेशन के लिए, एलर्जी के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। ये चीज़ें ऑप्शनल इससे बता रहे हैं कि गर्मी में लोग कहते हैं हम क्या खाएं, तो भाई आपके पास तो अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हैं और बहुत सी तोहफे दिए। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ लेमन ग्रास है, ये देखें, ये भी हाँ जिस तरह संदल की लकड़ी होती है उसकी छाल की तरह ये कहवा होता है, और ये भी ठंडा होता है, दिल को तकवियत देता है, इसमें सिट्रिक भी होता है, विटामिन सी भी होता है, और ये आप अपना जो भी कहवा बना रहे हैं उसके अंदर जायका को बेहतर करने के लिए ये डाल सकते हैं। ये आपके पास बेहतरीन चीज़ है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई खाना हैवी खा लेते हैं, जाहिर बात है गर्मियों में फंक्शन आते हैं, शादियाँ आती हैं, फिर वो नेक टू नेक जो है ना वो डकार नहीं आता, हाजमा नहीं होता। सिप के अंदर एक अर्क चहार है, चारों अरक, ठीक है, उसके अंदर सौंफ भी होता है, अजवाइन भी होता है, पुदीना भी होता है, ये 3-4 अरक है, उनका मिक्सचर है। ये अरक जो लोग घरों के अंदर जिनको डकार खाना के बाद ब्लॉटिंग हो रही है, डकार बहुत आ रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा, आप इमेजिन करें बच्चों को, ये जो हमारे बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको आप 1 चम्मच से 2 चम्मच पिला सकते हैं, जबरदस्त। और जो बड़े लोग हैं ये चौथाई कप से आधा कप पी सकते हैं, ठीक है। ये आप कभी इसको आजमा लें, जब आपने खाना ज्यादा खाया है आप खाने के आधे घंटे के बाद चौथाई कप अरक पी लें। ये जनाब अर्के चहार आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगा। उसके अलावा हकीम साहब ने BCU नुस्खे जो है वो आपको बताते हैं जो कि आपके मैदे के लिए बड़े जबरदस्त की बात कर रहे थे। एसी का तो बिल आएगा, ये वो है कि कम बड़ा नॉर्मल बिल है, बड़े नॉर्मल बिल में आप ठंडक का एहसास पा सकते हैं गर्मियों के मौसम में, और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और अब कोई शिकवा शिकायत करता हुआ नजर ना आए कि हाय बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो आया हूँ तो या मैदा खराब है। अब भी अगर आप इन चीजों के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आप हकीम साहब से रुजू करें। अभी लेते हैं नाज़रीन ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स अब रुख करते हैं एक ऐसी खुशखबरी का जिसका इंतजार हर पाकिस्तानी को था। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स को अब अयाशी नहीं बल्कि बुनियादी ज़रूरत तस्लीम करते हुए इम्पोर्टेड फोन्स पर ड्यूटी में 20% तक कमी की मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि नए माली साल में मोबाइल की कीमतों में 15,000 रुपए तक की बड़ी कमी देखी जा सकती है। जी, और वाकई इस खुशखबरी से आवाम बहुत फ़ायदा उठाने वाली है। और इस पॉलिसी का सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि FBR और PTA टैक्स अब आसान एक साथ में अदा किए जा सकेंगे, जिससे $200 से $300 वाले
मिड रेंज फ़ोन्स जो हैं आम आदमी की पहुंच में आ जाएंगे। और इस बजट के बाद मोबाइल मार्केट में क्या हलचल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से ये डिसीजन आया है, हुकूमत जो है अब मोबाइल जो लग्जरी आइटम एक समझी जाती थी उस पर अब टैक्स में कमी कर रही है, 20% तक ड्यूटी कम कर दी गई है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस फैसले को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज को बड़े अरसे से, कोई पिछले 5-7 साल से, जब से एलसीज पे पाबंदी आई और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रुकी, हम हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोबाइल लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। तो एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे फाइनली अग्रीड कि मोबाइल लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब जहां तक आप इस ड्यूटी की बात करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट एक तो ये है कि इसके अंदर आम आवाम के लिए एक साथ में पीटीए टैक्स देने की सहूलत दी गई है, जिससे मोबाइल फोन का यूज बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो इस वक्त 40% फीचर फोन यूज कर रहे हैं, वो डेफिनेटली शिफ्ट होंगे स्मार्टफोन के ऊपर। अब अगर वो स्मार्टफोन पे शिफ्ट होंगे, तो पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको कहा, लोकल इंडस्ट्री काफी 96% लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये 96% जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अंदर भी स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ेंगे और लोगों को आसान, एक साथ पर और बड़े आसान तरीके से टेक्नोलॉजी मुहैया होगी, अवेलेबल होगी। सो वी वेलकम दिस। जी प्लीज। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा पराचा साहब के इम्पोर्टेड फ़ोन सस्ते होने से पाकिस्तान की लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखें, ये $200 से $300 के फोन सस्ते किए गए हैं, जो कि जिसका टोटल मार्केट के अंदर शेयर 5 से 7% है। तो 5 से 7% से लोकल इंडस्ट्री को कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लोकल इंडस्ट्री का मेजर शेयर जो है वो 200 से नीचे है, विच इज अराउंड 85% ऑफ द मोबाइल जो है वो $200 से नीचे है। हाँ, एक इख्तलाफ मेरा जरूर है कि इसमें थोड़े अमीर लोगों को सहूलत दी गई है, ना कि वो लोग जो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं उनको सहूलत नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि लोकल इंडस्ट्री को, जो कि मेजर 85% चंक का, उसको प्रोटेक्शन दी गई है और लोगों को वो सस्ते फोन ऑलरेडी मुहैया कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही। अच्छा पराचा साहब, जिस तरह से हम देखें पाकिस्तानी सारिफीन अभी 30 से 50 हज़ार रुपए वाले जो फ़ोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर ड्यूटी कम होने से क्या इस मखसूस प्राइस ब्रैकेट में लोकल इंडस्ट्री का वजूद ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ये तो $200 से $300 के फोन है, जो कि मिनिमम 90,000 से 1 लाख रुपए का फोन है। 1 लाख जी। लोकल इंडस्ट्री 70 से 80 हजार रुपए तक फोन की 85% है ऑलरेडी। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत ने कोई भी ऐसी चीज करनी है तो इससे हमें कोई एतराज नहीं है, अनलेस अनटिल कि लोकल इंडस्ट्री को कोई खतरा ना हो। और अगर आपने ऐसा कोई रिलीफ देना है तो टैक्सेशन में, जिस तरह आपने सुपर टैक्स और बाकी टैक्स लगाए हुए हैं, लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ दें ताकि ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की तरफ जाए और ज्यादा से ज्यादा फले फूले। बिल्कुल पराचा साहब, हम भी यही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी करे पाकिस्तान, और गुज़िश्ता सालों में मोबाइल फ़ोन से बाहर कुछ एक्सपोर्ट भी किए हैं पाकिस्तान ने। क्या इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर टैक्स सस्ता करने से पाकिस्तान का मोबाइल एक्सपोर्टर मुल्क बनने का हदफ मुतासर नहीं हो सकता? देखिए, मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेड फोन $200-300 वाले फोन है, ये सिर्फ 5% है। ठीक है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए सहूलत की गई है जो कि बहुत महंगे फोन खरीदते हैं, ये उनके लिए सहूलत की गई है। और आपने इस दफा देखा होगा पार्लियामेंट में भी बड़ा इस पे शोर मचाया गया। गरीब लोगों के लिए जो फोन है वो उनकी वही प्राइस है और वही रहेगी, विच इज अराउंड 50-60 हजार रुपए। लेकिन ये सिर्फ मेरे हिसाब में थोड़े अमीरों को मुजफ्फर साहब, आपके कहने का मतलब है ये उन अमीरों का है जिनको शायद टैक्स देते भी मसला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मसला होगा, और ये आम आवाम जो गरीब आवाम है जो 50-60 हजार का फोन लेती है, उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं और है। ये उन लोगों को सहूलत दी गई है जो महंगे फोन लेते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट कर लें। और मेरा ख्याल में कि इस पे हुकूमत को थोड़ा सा एक दफा फिर सोचना चाहिए कि
वो इससे पहले आईफोन की बात हो रही थी और फोनों की बात हो रही थी। अगर एक आदमी 4 लाख का आईफोन ले सकता है तो वो क्यों नहीं 1 लाख उस पे या 1.5 लाख ड्यूटी जी क्यों नहीं दे सकता? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस तरह के यूजर्स होते हैं उन्होंने तो अपडेट करना ही करना है। तो ये तो वही वाली बात हो गई है कि अगर वो फ़ोन खरीद रहा है तो वो ड्यूटी भी पे ही कर देगा और उनको सहूलत दे दी। आम आवाम का क्या फ़ायदा किया, जो जनरली देखते हैं हम, जिनकी कोई जमा खर्च भी यही होता है कि 50-60 हज़ार रुपये में मोबाइल खरीद सकें। तो क्या इस इकदाम से आप समझते हैं हुकूमत के जो टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी या फ़ोन्स की फ़रोख्त बढ़ने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, या ये फ़ायदे की बजाय नुकसान वाली ही पॉलिसी है अगर हुकूमत के लिए भी देखें तो? देखिए इसका इम्पैक्ट इतना थोड़ा है, ये सिर्फ एक कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई टैक्स में कमी आएगी या टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 5% के साथ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा और वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और खास तौर पे अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो आईफोन और ऐसे महंगे फोन जो है 5-5 लाख के, वो फोन लग्जरी है। आपको अगर कुछ करना है तो उन पे आप टैक्सेशन, मैं नहीं समझता कि उनको सहूलत दरकार है, क्योंकि 4 लाख के ऊपर अगर आप 1.5 लाख टैक्स दे दें तो आप दें, अगर आप इतना अफोर्ड करते हैं तो। बिल्कुल जी, वो ड्यूटी भी दें, फ़ोन मंगवा के महंगा, फिर पीटीए का टैक्स भी दें, तो मसाइल तो उन लोगों के लिए भी हैं। और इसके अलावा पराचा साहब हमें ये भी बता दें लास्टली कि बजट जब आने वाला होता है तो लोग जनाब ख़रीदारी रोक देते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदनी हो, फ़ोन ख़रीदने हो, इस तरह की चीज़ें के देखते हैं कि बजट के बाद क्या होता है, एक खुद साख्ता पाबंदी आयद कर लेते हैं। तो क्या आम सारिफ को वो वक्त आ गया है कि अब नया फ़ोन अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लेना चाहिए, या कीमतों में कुछ कमी हो सकती है? देखिए कीमतों में कोई भी ऐसी कमी सच नहीं होएगी, क्योंकि ग्लोबली फोन के चिपसेट महंगे हो रहे हैं और फोन की प्राइसेस ग्लोबली एटलीस्ट 30 to 40% महंगी हो रही हैं। ये आने वाले दिनों में और महंगी होंगी। अनफॉर्चुनेटली फोन मजीद सस्ते होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रिलीफ देगी वो इन टर्म्स ऑफ फोन की इंटरनेशनल चिपसेट की प्राइसेस महंगी होने से वो ऑटोमेटिकली फोन और महंगे होते जाएंगे। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अगर ये सहूलत है तो उन लोगों को मिली है जो यकीनी तौर पर एक महंगा मोबाइल ख़रीद भी सकते हैं और शायद कहीं ना कहीं ड्यूटी भी पे कर सकते हैं। और जिन्होंने अपग्रेड करना ही करना होता है मोबाइल, उनके लिए मोबाइल एक लग्जरी है। लेकिन जिनकी ज़रूरत है, जिनकी वाकई हम देखते हैं कि 50-60 हज़ार तक की इस्तात है और वो ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही। और बिल्कुल जी, आप ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ोन ख़रीद सकते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे उस वाक़े की जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। सरगोधा वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। 8 साला मासूम बच्ची मुंतहा को मुबैना ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और इस घिनौने जुर्म के मरकज़ी मुलज़िम मोहम्मद अरसलान को पुलिस ने मुबैना मुकाबले में हलाक तो कर दिया, लेकिन असल कहानी इसकी हलाकत के बाद शुरू होती है। अब तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कोई इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसका स्ट्रिक्टली कोई हल भी निकल अगर सकता हम है कि नहीं देखें निकल सकता, तो इसका हल बात उसका करना ज़रूरी अब आवाम जो है वो खुद निकाल रही है। सरगोधा के शहरियों को अगर देखें तो जनाब उन्होंने इस कर्ब को बड़ा महसूस किया है। और इसके अलावा कब्रिस्तानों के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने इस वहशी दरिंदे की लाश को अपने कब्रिस्तानों में दफन करने की इजाज़त देने से भी साफ इनकार किया और पूरे शहर ने जनाजे का बाइकआउट किया और सिर्फ ख़ानदान के ही 7 अफराद थे जिन्होंने इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ी है। और इस वक्त सरगोधा में क्या सूरत हाल है, मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली रज़ा से। अली, ये बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं। जो मुजरिम था उसकी तदफीन एक तो हो गई अरसलान की, और उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आनी थी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स थी जिनका इंतज़ार किया जा रहा था और क्या वो आ चुकी हैं और अवामी जज्बात क्या हैं? देखें, 7 साला मुंतहा ज़ारा का जो वालिद है उसका मौक़िफ़ है कि हमारे 5 मुलज़िम थे, जबकि 4 मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुबैना पुलिस मुकाबला में हलाक हो गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो भी इस वक्त सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि बच्ची की शहरत कटने से मौत वाक़या हुई और बच्ची के जिस्म पर 7 निशान थे, दांतों के साथ बच्ची को चबाया गया था, बच्ची पर तशद्दुद किया गया था और शहरत कटने से बच्ची की मौत वाक़या हुई। इस वक्त भी पूरा शहर सोगवार है और ख़ानदान जो है इस वक्त
वक्त शदीद डिप्रेशन में, परेशानी के आलम में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि हमारे मुल्ज़मान को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। कल शाम के औकात डेड बॉडी वर्षा के हवाले की गई, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि डेड बॉडी ज्यादा देर आपने अपने घर में नहीं रखनी। पुलिस की मौजूदगी में हैदराबाद टाउन में डेड बॉडी को ले जाया गया, लेकिन वहां के जो लोग थे, अहले मोहल्ला, वो इकट्ठे हो गए। उनका ये कहना था कि इस सफाक दरिंदे को इस कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है 1 घंटा अहले मोहल्ला की मेहनत से मदद करती रही, लेकिन उसके बाद पुलिस उसी सफाक मुल्जिम की डेड बॉडी को वहां से उठाती है। 58 शमाली वहां के कब्रिस्तान की तरफ जाती है, लेकिन वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां की मसाजिद में ऐलानात शुरू हो जाते हैं कि इस सफाक दरिंदे को इस कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त अगर उस घर की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो जो बच्ची का वालिद है वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा, क्योंकि वो कहता है कि अभी तक जो उसका दर्द है वो ताज़ा है। पुलिस जो है वो मौसर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन फैमिली ये इल्ज़ाम आयद करती है कि 5 मुल्ज़मान थे लेकिन 4 मुल्ज़मान को बिल्कुल अली रज़ा, ये मुतालबा उनका बिल्कुल दुरुस्त है और अवामी जज्बात जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, होने भी ऐसे ही चाहिए और ऐसे इंसान का अंजाम भी यही है। और पुलिस बिल्कुल मौसर कार्रवाई कर रही है। जो DNA सैंपल्स की बात की गई थी कि जितने भी वहाँ मुलाजमीन हैं उनका DNA सैंपल्स लिया जाएगा, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? मैम, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो तमाम मुल्ज़मान के सैंपल ले लिए गए हैं और लाहौर लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए हैं। 7 साला जो मुंतहा ज़ारा है उस बच्ची के साथ इतना ही जुल्म ढाया गया है कि ये यकीनी तौर पर गैंग रेप है, एक शख्स का ये काम नहीं है। और उस शॉप की जो उस वक्त कंडीशन है, वहाँ से हर गुजरने वाला शख्स उस दुकान पर पथराव करता है। और कल शाम की अगर बात मैं आपको बताता चलूं कि जब RPO सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा उस जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो अवाम का जमे गफीर वहां इकट्ठा हो गया था। उन्होंने पुलिस के सामने उस दुकान पर पथराव किया, लेकिन कमिश्नर सरगोदा ने फौरन हुक्म दिया कि इस दुकान के तमाम जो बोर्ड है, स्टीमर बोर्ड नस्ब किए गए हैं, उसे फौरन रिमूव किया जाए। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है उसने 10 से 15 मिनट के दौरान उस शॉप के तमाम बोर्ड वहां से उतार लिए गए। इस वक्त खातून, इस वक्त जो कंडीशन है सरगोदा की वो ये बता रही है कि जब तक चारों मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये इंसाफ। बिल्कुल बिल्कुल अली रज़ा, हमें ये भी बताइएगा ये जो चारों मुल्ज़मान हैं इनके हवाले से क्या तफ्तीश में पेशरफ्त हो सकी है? पुलिस हुकाम कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते हैं? इस वक्त जो मुल्ज़मान हैं CCD पुलिस के हवाले हैं और वर्षा ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ये कहती है कि सिर्फ एक ही मुल्जिम था जो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। जो 3 मुल्ज़मान है उनका इसमें किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं है। लेकिन अली रज़ा, पुलिस ये किस तरह से कह सकती है तफ्तीश में जब तक DNA रिपोर्ट्स ना आ जाए, मुकम्मल तहकीकात ना आ जाए, फोरेंसिक एजेंसी अपनी रिपोर्ट ना दे दे, पुलिस कौन होती है ये फैसला सुनाने वाली पहले से? अच्छा उज़ैर, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि पुलिस ने मुकदमा में एक तहरीर दर्ज की थी कि बच्ची के वालिद की और दुकानदार की तलह कलामी हुई। कल मैंने उस फैमिली के मुकम्मल इंटरव्यूज भी किए हैं और जो बच्ची का वालिद है वो ये कहता है कि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि पुलिस ने खुद से ही ये सारी चीज़ें दर्ज की हैं, हमारी किसी भी किस्म की कोई तलह कलामी नहीं। हमारे पास इस चीज़ की तमाम वीडियोज़, मुकम्मल इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वालिद कह रहा है कि मेरी उस दुकानदार के साथ कोई भी तलह कलामी नहीं हुई। और पुलिस ने इसका मतन ऐड किया है, वो खुद से ऐड किया है और उनका ये कहना है कि हमारे तमाम मुल्ज़मान को जब तक कैफरे किरदार तक पुलिस जाती रंजिश का रंग देने की कोशिश कर रही है। अली रज़ा, आप ये कह रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि जो तहरीर पुलिस की जानिब से लिखी गई है FIR के अंदर, उसमें तजाद क्यों है? हालांकि जो बच्ची के वालिद हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। इसमें उधर बच्ची के वालिद के साथ जब मेरी 10 से 15 मिनट बात हुई तो वो ये कहता है कि हमने ऐसी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और हमारे जब घर में कोहराम मचा हुआ था, पुलिस वहां पर पहुंची, बच्ची की डेड बॉडी को वहां से उन्होंने रिसीव किया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, तो कुछ भी उन्हें नहीं पता था। वो कहते थे कि हमें जरा सा भी ये नहीं पता था कि हमने क्या मेंशन करवाना है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी किसी भी किस्म की कोई भी उस दुकानदार के साथ तलह कलामी नहीं
नहीं, और इस वक्त अली लास्टली ये बता दें, दुकान मालिक बासर है? देखिए ये बहुत बड़े बासर हैं और इनके स्वीट शॉप्स भी हैं, और इनका जो रवैया है उस मार्केट में इतना रूड बिहेवियर ये हर किसी के साथ इख्तियार करते हैं। हर दुकान जो है उनकी इस हरकत की वजह से उन पर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल तनकीद भी कर रहे हैं और अवामी रवैया भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अली रज़ा बहुत शुक्रिया। और वाकई जो बासर होता है वो कहीं ना कहीं बच ही निकलता है। इस तरह के वाकयात में देखते ही हैं कि गरीब रुल जाता है और अमीर जो होता है, ये बासर होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, या उनके सहूलतकारी कोई बहुत होते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो भी सहूलतकारी बन जाते हैं। तो ये ना करें, खुदारा ना करें। वही वाली बात है जिससे हम कल भी कर रहे थे कि कल को आपके बच्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। ये जजा और का सजा और का मामला है ना, आपने यही तय करना है। मुहर्रम उल हराम का महीना है, हम रोज बात कर रहे हैं कि इंसाफ दें, तो इंसाफ होना चाहिए। ये बच्ची मुंतहा का अगर इंसाफ ना हुआ ना तो पूरी कौम यही करेगी आप लोगों के साथ, और ये सही हो रहा है। आप आते जिस तरह है ना ये नहीं देखा जाता, आप जा किस तरह रहे ये देखा जाता है, आपका अंजाम कैसा होता है। और जिस तरह से अंजाम हो रहा है वाकई इसको, इस शख्स को कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो अवाम फिर फैसला करिए, फिर अवाम को ही कर लेने दे। फिर ये कानून नाफिज करने वाले अगर इंसाफ नहीं कर सकते ना, तो आज सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि अगर इसका सही रिजल्ट ना निकला ना तो फिर अवाम आपके साथ जो करेगी वो यही। ये अरसलान का जो नतीजा ये तो सबने देख लिया, और इस तरह के जो जिनसी भेड़िए घूम रहे हैं हमारे माशरे के अंदर नकाब ओढ़े, उन्हें भी ये समझ आ जाना चाहिए कि कफन दफन जो है आपको वो भी नसीब नहीं हो सकता। जो अरसलान का मामला है ये आई ओपनर है आप सबके लिए भी, कि आप देख लें कि जो भी इस तरह के वाकयात के अंदर मुलव्वस होगा फिर अवाम जो है उनके साथ, बिल्कुल आखिरत तो है लेकिन इस दुनिया में भी आपका जो है एहतसाब होगा, और अवाम आपके साथ क्या सलूक करेगी एक तो आपकी जिंदगी में, और एक बाद मर्ग भी जो आपके साथ ट्रीटमेंट होगा वो आपके खानदान वाले भी मुंह छुपाते फिरेंगे। जिस तरह अरसलान की फैमिली वाले वो मुंह छुपाते फिरे, और 7 लोग भी बड़े पकड़ तगड़ के कहीं से वो नमाज जनाजा के लिए वहां पर इकट्ठे किए गए थे। तो जनाब जो बासर मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से भी जो है वो पुलिस को अपनी तफ्तीश को वसी करना होगा, तफ्तीश का दायरा कार वसी करना होगा। और जो पता चल रहा है, उनका बैकग्राउंड पता चल रहा है कि बासर लोग हैं, और जिस तरह से उनका बिहेवियर है, पुलिस को ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना जो अवामी रद्द अमल है वो भरपूर आएगा। और उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ इस केस के अंदर होगा, और जो मुल्ज़िमान जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, लेकिन जितने मुल्ज़िमान इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया जाना ज़रूरी है, और यही अवामी मुतालबा भी है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 1 जुलाई से नाफिज होने वाले फाइनेंस बिल 2026-27 ने ऑटो मार्केट में बड़ी हलचल मचा दी है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 850 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक की जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उन पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस में 24 से लेकर 42% तक की 82% तक की तारीखी कमी कर दी गई है, और 1800 सीसी गाड़ियों पर टैक्स जो है वो 156% से कम करके सिर्फ 74% रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़ी और पुरआसाइश इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 92% तक की भारी ड्यूटी बरकरार रखकर अमीरों पर बोझ डाला गया है। वैसे ये थोड़ी सी लग रही है मुझे बात अच्छी, बल्कि अच्छी है। देखिए, डिस्करेज करना चाहिए। आप छोटी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी चलाएं, 2000 सीसी के अंडर बेहतरीन है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए भी कस्टम ड्यूटी 30 से 40% तक कर दी गई है। इसके अलावा विफाक पे हम देखते हैं तो जनाब टोकन टैक्स का पूरा निज़ाम तब्दील हो रहा है, जहाँ 1000 सीसी तक की गाड़ी पर वन टाइम 10,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा। वहीं पर अब टोकन टैक्स जो है वो गाड़ी की टोटल इनवाइस पर चार्ज होगा। इस बजट के बाद अब गाड़ियों की कीमतें गिरेंगी, बढ़ेंगी, और आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट सालिया हसन साहिबा। सालिया, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, वेलकम। ये बताइएगा ये एकदम हुआ क्या है? सारे अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हो गए हैं। कहा जा रहा था गाड़ियाँ महंगी होंगी, लेकिन हुकूमत जो है वो छोटी गाड़ियाँ जो है उसको प्रमोट करना चाह रही है, उनमें बड़ी कमी हुई। ये बताइएगा लोकल गाड़ियाँ हैं या इनमें इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं जो कि सस्ती हो रही? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। जैसे हम लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि स्पेकुलेशंस चल रही होती हैं जब तक फाइनेंस बिल नहीं आता। आज भी जब तक ऑटो बिल नहीं आपका अनाउंस होगा 2026-27 तब तक भी कुछ थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन ही चलती रहेगी, क्योंकि वो एक साथ मिलेंगे तो कोई एक, लेकिन काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। टू अ लार्जर एक्सटेंट फाइनेंस बिल आपको पता है कि मेजर डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, ओवरऑल जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं प्लस जो आपकी इधर प्रोडक्शन हो रही है गाड़ियों की, उन दोनों के ऊपर रिडक्शन है टैक्सेस में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि जो लोकल गाड़ियां हैं
आई वुड से कि क्वालिटी वाइज सारी लोकल गाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं। एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अगेंस्ट अभी तक कोई कंपटीशन नहीं आया मार्केट में हैचबैक्स का, तो बड़ी लो क्वालिटी गाड़ियाँ हैं। इस तरह की गाड़ियाँ हैं कि एक पिछले दिनों एक स्टडी भी चल रही थी और कुछ लोग ये मशवरे भी दे रहे थे कि मोटरवे पर इन गाड़ियों को जाना बंद कर दें, बिकॉज वो उनकी सेफ्टी हैजर्ड्स हैं उस गाड़ी के साथ। कोई दूसरी बड़ी गाड़ी गुजरती है तो वो पूरी गाड़ी हिल जाती है, तो वो डेंजरस है। और उस पर तो एक बाकायदा मीम भी बनी हुई है, शायद वो सीरियस नोट पे बनाई है कि ये अगर कहीं बंद हो जाए तो इसको पीछे से जो धक्का लगाते हैं ना तो वहां से भी डेंट पड़ने का खतरा होता है, इतनी हल्की चादर इस्तेमाल की गई है। छिलका गाड़ी है, इट्स अ फैक्ट। तो उसमें ये होगा कि जो लोकल ऑटोमोटिव के ऑटोमेकर्स हैं, पार्ट मेकर्स हैं, बॉडीज जो लोग बनवा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं, अब उनको एक कंपटीशन मिलेगा एंड इट इज़ गुड फॉर द कंज्यूमर। एक ओवरऑल जो अभी आप जितना भी बजट देख रहे हैं, फाइनेंस बिल देख रहे हैं, आप 2-3 चीज़ें देख रहे होंगे। देखिए पूरी दुनिया में जहाँ भी आती है आपकी ऑटोज़ की इंडस्ट्रीज आती हैं, जहाँ भी वो 7% तक GDP बना रहे होते हैं। इतनी अच्छी उनकी स्ट्रेंथ होती है उस इंडस्ट्री में, ठीक है। पाकिस्तान में 4% तक, जब हम बड़े प्राइम पर थे पाकिस्तान में ऑटोज 2022 से पहले तक, एक अपना प्राइम टाइम ऑटोज ने देखा है 19 से 2022 तक, उसमें भी हम मैक्सिमम 4% तक के हैं। बट उसमें हमें ये एक सबक मिलता है कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग या ऑटोज में करते थे या प्रॉपर्टी में करते थे। जो पिछले हमारे बजट्स रहे हैं उसमें इन दोनों सेक्टर्स को बहुत ही दबाया गया है। बट फॉर्चुनेटली मैं ये देख रही हूँ कि अब कंज्यूमर के लिए गुड न्यूज़ है। 2000 सीसी से नीचे तक सारी गाड़ियां जो हैं उन पर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए गए हैं। देखें अब कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की लो होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा। तो एट सम पॉइंट इन टाइम पाकिस्तानी भी ना दुनिया में मुकाबले पर आना शुरू हो जाएंगे, एक लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। सालिया साहिबा, ये बड़ी अपने ज़बरदस्त बात की है और ये मोबाइल फ़ोन्स के सिचुएशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी लग रही है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है आम आवाम को। अच्छा, छोटी गाड़ियाँ जब सस्ती हो रही हैं तो क्या एक मुनासिब गाड़ी एक आम आवाम जो है वो ख़रीद सकती है और कितने प्राइस में उसको मिल सकती है? देखें इस वक्त जितनी भी प्राइस पे छोटी गाड़ी आपको कह लें कि 2000 सीसी से कम पर मिल रही है, उसमें आप प्राइस रिडक्शन 24% से 50% तक देखेंगे। ठीक है, तो वो एक ओवरऑल एक बड़ा होता है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होती है, आपकी बिजली भी लग रही है, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, फिर भी एक ओवरऑल अगर आप रिडक्शन आप कह दें कि काफ़ी रिडक्शन हो जाएगी। सो वेट टिल 30th ऑफ जुलाई। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इनको गवर्नमेंट डिस्करेज करने की कोशिश भी कर रही है या फिर ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल करना चाहती है कि जो साहिब इस्तात हैं वो ज़रा गवर्नमेंट को और टैक्स भी दें ताकि कार्य सरकार भी चले और आवाम का भला भी हो और जो छोटी गाड़ियां लेने वाले उन्हें भी रिलीफ मिले। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। आप देखें अगर आप पेट्रोल की बात करें 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी बहुत पेट्रोल ले रही है। अभी अगर आप जितना भी आप इस वक्त टैक्स के नेट को देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑटो पॉलिसी भी आएगी तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ वो इस टाइप की पॉलिसी लेकर आए कि मिनिमल यूज हो पेट्रोल का। एज अ कंट्री हमारा इम्पोर्ट पेट्रोल का बहुत ज़्यादा है, उसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में गैस इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है, हम घरों में चलाते हैं। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ फ्यूल इतनी हाई है कि इंडस्ट्री वाइज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक की पर यूनिट हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती हमारी इंडस्ट्री। तो इससे एक ओवरऑल चेंज आएगा, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। अभी इन्होंने पार्ट्स के ऊपर भी रिडक्शन की है ड्यूटीज की, तो आई बिलीव कि यहाँ से होगी तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर होगा उसको भी एक कंपटीशन नजर आएगा। पार्ट्स में भी है, उसमें भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। गाड़ियों के एक ओवरऑल सिस्टम में आपको एक तो यानी कि आपको लगता है कि नई गाड़ियां भी आएंगी और फिर जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनको भी फिर पूरा देखिए ये तो गवर्नमेंट ने एक सेट स्टैंडर्ड बना दिया है सेफ्टी का कि अगर ये सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे एयर बैग्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, अगर वो गाड़ी के अंदर नहीं है तो वो गाड़ी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे इकदाम ले रही है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि यूज्ड मार्केट में हम देखते हैं कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी मार्केट पे क्या असरात पड़ेंगे इसके बाद? देखिए यूज्ड मार्केट तो बात इस तरह से है कि अगर आप बेचेंगे सस्ती तो खरीद भी तो सस्ती रहे। वाइस वर्सा। इट्स वाइस वर्सा, तो आपका नुकसान कोई नहीं है। इन एनी केस आपके लिए गाड़ी की खरीदो फरोख्त आसान हो गई है। अब देखें कि जिन बेचारे शोरूम मालिकान ने महंगी उठाई हुई है उनका क्या बनेगा?
ये तो अब उनका उन्होंने पैसे डिसीजन बना लिए देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम गाड़ी एज एन एसेट लेते हैं, गाड़ी एसेट नहीं होती, यूटिलिटी होती है, तो उसको यूटिलिटी की तरह यूज करें। इंटरनेशनली यही कॉन्सेप्ट है गाड़ी और घर का। अच्छा, फिर ये जो आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्विंस भी करती हैं कि कहीं ना कहीं लोग लें, और लोग अभी भी वही घबराहट का शिकार हैं। अब कितना वेट करें, दूसरी गाड़ी लें या इलेक्ट्रिक? देखिए मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि इंसान जब भी कोई भी डिसीजन ले तो आपका बिल्कुल सेल्फिश डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें सबके लिए विन विन हो, जो खरीदार है उसको भी फायदा हो, जो बेचने वाला है उसको भी फायदा। ओवरऑल अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं एक सोसाइटी में बैठकर, तो उस कम्युनिटी के अंदर एक इकोनॉमिक सर्कल चल रहा है, तो ये मुल्क भी वही एक कम्युनिटी है अगर हम उसको एज ए यूनिट देखें। तो उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें फ्यूल की बचत तो इन एनी केस है ही है मुल्क में। आप देखें बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के, बगैर ट्रांसपोर्ट के आप कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। आपने दफ्तर से इधर आना है, आपका एक लाइवलीहुड है, आप पेट्रोल जला कर आ रहे हैं ना यहाँ तक, तो अगर वही इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सेसिव पाकिस्तान में है अवेलेबल, ये अगर उसके ऊपर कोई और अच्छी पॉलिसीज ले आए कि जो ये यूनिट जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 39 रुपीज़ का यूनिट कर देंगे, तो वाई नॉट। और इसके बाद अभी तो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन है, अभी तो सोडियम की बैटरीज आ रही है, तो उसके लिए तो यू नीड सोडियम एंड बगैस चाहिए होता है बनाने के लिए, रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। सो मैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जस्ट गो फॉर इट। इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या कबाहत है। अच्छा, एक तरफ से हम ये भी देखते हैं जिस तरह से उजैर भी कह रहा है कि हुकूमत भी ये चाह रही है, पॉलिसी बना दी बड़ी गाड़ियों पर, और कार्य सरकार को भी थोड़ा फायदा दें, या फिर ये भी सोचा जा रहा है कि सड़कों पर बहुत बड़े बड़े डाले हो गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई थी, लेन का ख्याल नहीं रखा जाता था, रूल्स माने नहीं जाते थे, थोड़ा उसको भी डिस्करेज कर। ख्वाजा आसिफ ने भी ऐलान किया ना, उन्होंने बल्कि मुतालबा किया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि ये डाले जो है ये बेहूदगी है, इन पर पाबंदी लगाई जाए। असल में डर बैठ गया ना डालों का। तो कहीं ये वाला मामला तो नहीं है कि वो भी वहाँ से? अच्छा, इसको अगर आप दो तरीके से देखें तो एक तो छोटी गाड़ी सस्ती होने का मतलब ये है कि आपकी सड़क के ऊपर रश बढ़ता है। आप ये देखें हमारे पास अभी भी ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि बसेज हों सब स्कूल्स की और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत रश हो जाएगा और पेट्रोल की गाड़ी बढ़ती जाएगी अगर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। क्लास सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। वो जो हमारे स्कूलों के अंदर भी अब ये जहर जो है सरायत कर चुका है ना कि क्लास सिस्टम है, वो उस गाड़ी पे आ रहा है, पीछे इतना प्रोटोकॉल आ रहा है, सब जब इक्वल आएंगे तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा स्कूल के अंदर भी। बिल्कुल, देखिए ये इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन के एक ह्यूमन राइट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो स्कूल्स जहाँ पर इतनी फीसें ले रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे तो ये मैं बिलीव करती हूँ कि सबको मिलकर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एज एन एजुकेशनल सिस्टम, एज एन ऑटोमोबाइल सेक्टर, as anybody who is related to this ecosystem should stand up, and the government should also think about it कि भाई बच्चे एक ही बस में सारे जाएं so that everybody is treated equal। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किसी का पेरेंट कैसे फीस भर रहा है, कैसे फीस भर रहा है, ये बाकी बच्चों का कंसर्न नहीं होना चाहिए। They are sitting in the same class, same teacher से पढ़ रहे हैं। बड़ी जबरदस्त पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी ये जो क्लास सिस्टम है इसमें भी थोड़ी सी हम देखेंगे कि कोई चेंजेस आएंगे और तब्दीली आएगी, और छोटी गाड़ियाँ आवाम के लिए अवेलेबल भी होंगी, खरीद भी सकेंगे, और ये जो बड़े बड़े डाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनको भी थोड़ी समझ आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फ्लेक्स करते हैं पाकिस्तान में। ये पता नहीं एक माइंडसेट बन चुका है, बड़ी गाड़ी लाके। अच्छा, डाला कल्चर का तो वहाँ बहुत खात्मा हुआ है। जो गार्ड जो है वो पीछे बैठे होते थे, दंदनाते फिर होते थे, सीसीडी के बाद वो हम देखते हैं कि वो कल्चर जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो जनाब बैटरीज जो हैं, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं, एडवांस आ रही हैं। लेकिन हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब जनाब पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी जो है एक्सपोर्ट हो और इस क्वालिटी की गाड़ी बने कि जनाब बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप उसे प्राउडली एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये दिन भी हम देखेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, माँ बनना हर औरत के लिए खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस सफ़र में कुछ ऐसे खामोश दुश्मन भी छुपे होते हैं जहाँ माँ और आने वाले बच्चे दोनों की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लग सकती है। और ऐसी ही एक बीमारी है हमल के दौरान होने वाली शुगर, जिसे अक्सर ख़वातीन मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं, जो कि एक भयानक गलती साबित होती है। और आदाद शुमार ये बताते हैं कि जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान में हर 7 में से एक हामला खातून इस मरज़ का शिकार हो रही है। ये शुगर ना सिर्फ डिलीवरी में पेचीदगियाँ पैदा करती है, बल्कि बच्चे के वज़न और उसके आज़ा के, उसके ऑर्गन्स की नशोनुमा को भी मुतासर करती है। तो इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मेडिसिन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान।
डॉक्टर साहब, तकरीबन 15% पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमला ख़वातीन शुगर से मुतासर होती हैं। वजह क्या है, और ये भी बताइएगा कि अलामात क्या होती हैं? हाँ जी, इस तरह है कि ये ऐसी ख़वातीन जो कुछ खास ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर GDM ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, यहाँ मैं सुनने वालों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM, और एक है कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। दो कैटेगरीज की प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। एक है जो 24 to 28 वीक्स पे होएगी, इसको हम कहते हैं कि हमल की वजह से डायबिटीज़, यानी जेस्टेशन इंड्यूस डायबिटीज़ होती है। अच्छा। और एक ये है कि आप फर्स्ट टाइमेस्टर में पहले 3 महीने में आप डॉक्टर को चेक कराने गए हैं, आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, तो आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है। ये डायबिटीज़ आपकी प्रेगनेंसी से पहले से चल रही थी, आप प्रेगनेंसी में अंदर कंटिन्यू हो गई है। तो ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमल की वजह से डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो 24 to 28 वीक्स पे आमतौर पे इसका टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और यहाँ पे ये अपीयर होती है क्योंकि अंदर हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आ रही होती है। ऐसे हार्मोन्स बन रहे होते हैं जो शुगर के होने की शरह को बढ़ा देते हैं। आप यूँ समझ लें कि एक जंग लग जाती है आपकी मदर के पेंक्रियाज में, जहाँ से इंसुलिन बननी है, और उससे मुखालिफ जो हार्मोन बन रहे होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो डॉक्टर जाता है। साहब, प्रेगनेंसी में तो कहते हैं कि ये बड़ा एक नाजुक लम्हा होता है, ये वक्त होता है, और ऐसे में तो मदर को कोई गैर ज़रूरी मेडिसिन भी नहीं दी जाती। तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता शुगर बढ़ गई है, इंसुलिन लगानी पड़ जाती है मदर को, तो वो बच्चे पे भी असर डालती? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताता हूँ इसकी प्रेगनेंसी में आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वो जहाँ पे हम एक नॉर्मल पर्सन में अदर दैन प्रेगनेंसी, हम उनको कहते हैं कि आप अपनी नाश्ते से पहले शुगर 110 तक रख लें, और खाने के 2 घंटे बाद 160 तक भी रख लें। प्रेगनेंसी में ये टाइट कंट्रोल करना पड़ता है। आपको नाश्ते से पहले शुगर 95 तक रखनी होती है, और खाने के 2 घंटे बाद 120 तक रखनी होती है। जबकि दूसरे अफराद में यही रेशो 110 और 160 तक है। तो इसका मतलब है टाइट कंट्रोल चाहिए होता है ताकि बेबी के ऊपर इफेक्ट्स ना आए। आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल आपकी बात सही है कि दवाइयों का इस्तेमाल लिमिटेड है, और अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें से मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन जो है वो हम यूज़ करते हैं। वो भी हम हर एक केस में नहीं करते, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करते। और फर्स्ट जो और बेस्ट ट्रीटमेंट जो डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी में है वो इंसुलिन के साथ है। ऐसे में जो सुनने वाले सुन रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि इंसुलिन का इस्तेमाल इंतहाई शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वही जो 3 महीने प्रेगनेंसी के लास्ट रह गए होते हैं उसमें यूज़ होता है, और प्रेगनेंसी के बाद वो इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। असल में ये लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस होते हैं। इनको जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो हम इनको डाइट के ऊपर ले आते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस पे ले आते हैं, प्लस इनको मेडिकेशन ज़रूरत होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि हमल के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अब डिलीवरी हो गई उसके बाद ये शुगर ख़त्म भी हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो कंटिन्यू रहती है, ये कितने %? अच्छा, जो प्योर GDM है, यानी ऐसी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी की वजह से हुई थी और 24 वीक्स भी हुई थी, जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, डिलीवरी हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है? यस। 50% वो लोग जो ओवरवेट है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के फौरी बाद में उनका वेट नॉर्मल नहीं हुआ, वो ओवरवेट है। एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से तो वेट गेन होता है ना, जी। तो असल में वो ओवरवेट थे, प्रेगनेंसी के बाद में वो ओवरवेट ही रहे, ओबीज रहे, उनका BMI 30 से ऊपर रहा। ऐसे जो ख़वातीन हैं उनके अंदर 50 to 70% चांस है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसे अफराद जो थिन और लीन है और जो स्मार्ट है इन वे, जिनको हमारी ख़वातीन जो है आमतौर पे उन बच्चों को कहती है कि ये कमज़ोर हो गया है, असल में तो वो स्मार्ट हुआ होता है ना जी। तो वो जो नॉर्मल BMI वाले हैं, हाँ जी, उनके अंदर 25% ये रेशो होती है। तो ये रेशो कम हो जाती है जब आपका वेट कम होता है। अब हम एडवाइस क्या करते हैं ख़वातीन को कि आप 1 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद अपना OGTT टेस्ट जो ग्लूकोज पी के करते हैं वो दोबारा करवाएं, ठीक है, ताकि पता लग सके कि आपके अंदर डायबिटीज़ कन्वर्शन हो गई है या आप नॉर्मल हेल्दी है। तो ऐसे ख़वातीन एक तरह से रिस्क पे आ जाती हैं डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ के। इनको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, इनको वॉक में यही करना चाहिए अपने आप को,
और इनको ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है अपनी वो करनी डॉक्टर चाहिए। साहब ये भी बताइएगा कि रिस्क की आप बात कर रहे हैं, तो कितना बढ़ सकता है? क्या ये खुदा ना खास्ता कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकता है? और सेकेंडली जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनकी जो डिलीवरी है उन अयाम में क्या वो नॉर्मल हो पाती है या फिर मजबूरन ये भी एक वजह होती है सी सेक्शन? एक तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या हैं। तो आप पेचीदगियों को दो हिस्सों में समझ लें, एक बेबी के ऊपर इफेक्ट्स हैं और एक मदर के ऊपर इफेक्ट्स हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेबी इफेक्ट्स की बात करें तो बेबी का जो सर का साइज़ है वो ज़्यादा हो सकता है, मैक्रोसोमिक हो सकता है बेबी, ठीक है। तो ऐसे बेबीज़ का साइज़ ज़्यादा हो सकता है। उनके अंदर जो अगर प्रेगनेंसी के शुरू हिस्से में फर्स्ट टाइमेस्टर में डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें मेल फॉर्मेशन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ऐसे बच्चों का जो ये जब इनकी बर्थ होती है तो एक होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है, वहाँ पे फंस जाता है बच्चा, कई दफ़ा शोल्डर के ऊपर इंजरी आ सकती है। तो ऐसे बच्चों में ये रिस्क भी देखा गया कि ज़्यादा हो जाता है। ऑन दी अदर एंड अगर आप मदर के ऊपर इफेक्ट्स देखें तो मदर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसको हम प्री इक्लेम्सिया भी कहते हैं, यानी कि अंदर फिट्स पड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो इसी तरह इनका जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बेबी को सारा बेकार होता है नरिश, वो जो है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, उसको हम पॉलीहाइड्रामियास भी कहते हैं। तो ये कंडीशन सीरियस इश्यूज को लीड कर सकती है अगर इसको वेल इन टाइम ट्रीट न किया जाए। सिमिलरली प्री मैच्योर डिलीवरीज का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगर शुरू में डायबिटीज़ हो गई है और उससे चली आ रही है अनकंट्रोल्ड तो अबॉर्शंस का और मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि किसी भी खातून को प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और प्रेगनेंसी हो के बाद भी कौन से अगर कोई फीमेल पहले से प्री डायबिटिक है तो उसकी ब्लड शुगर इतनी कंट्रोल होनी चाहिए कि नाश्ते से पहले वो 110 से कम रहे और खाने के 2 घंटे बाद 150 से कम रहे, तो उसको प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। और अगर कोई नॉन डायबिटिक है लेकिन उनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो उनको पहले अपने HbA1c, फास्टिंग शुगर और 2 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट जो शुगर लेवल्स हैं वो करवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि बेबी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जी, तो क्या बच्चे के दिमाग पे कोई इस तरह से भी असरात होते हैं कि यानी जब वो बड़ा हो तो अपनी उम्र से कम हो उसका ज़हन, इस तरह की भी कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं? बेबी के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात करें। हाँ, खासतौर पे अगर आपके फर्स्ट टाइमेस्टर में जब बेबी की सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें ऑर्गन्स बनने होते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे शुगर थी पेशेंट को तो उसके बैड इफेक्ट्स बेबी के ऊपर भी ज़्यादा आएंगे, मेल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होंगी, ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर आएगा वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं कि बेबी की बर्थ हो गई तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है। ऐसे बच्चों को देखा गया कि उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ के होने बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बॉर्न हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमारे कल्चर में ख़ास तौर पर ये है कि ये जी प्रेग्नेंट है तो देसी घी खाए, बड़े खाने खाए, इतने लवाजमात से उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, बहुत खिलाया जाता है, तो ये इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। आपका BMI जो ही बढ़ना शुरू होता है, आपका वेट कोई डिसप्रोपोर्शनेट बढ़ रहा होता है, तो ये GDM को लीड करता है। ये भी डायबिटीज़ भी तो एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो ओवरवेट से डेवलप होती है। वो माएँ जो पहले से ओवरवेट है, जिनको पहले से PCOS है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, जिनका BMI 30 से ऊपर है, और ऐसी मदर जिसको पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी है, सारे एट रिस्क होती है। और ये जो हम आपने बात की कि देसी घी और ये सारा कोई, प्रेगनेंसी के बाद भी इसके रिवाज बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी के बाद भी इस तरह के खाने खिलाए जाते हैं कि अगर डायबिटीज़ नहीं भी होनी तो हो जाए। ओह बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो डॉक्टर साहब ने बताया है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, और जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो रिस्क पर होते हैं, तो खुदारा ख्याल रखें। और डाइट का मतलब डाइट ही होता है, और क्रेविंग्स अगर हो भी रही हैं तो उनको कंट्रोल करें, ये नहीं कि आप सब कुछ खिला सकते हैं। तो ये एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। अभी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ व्यूअर्स। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें उस अजीम और लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है जो तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा मार्का है। 9 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया। भूख और प्यास का आलम था, लेकिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत से साफ इनकार किया।
बिल्कुल, और क्योंकि आप रज़ी ताला अन्हु का पैगाम वाज़े था कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्ला, एक सजदा शबीरी। आज के दौर में हम इस कुर्बानी से क्या सबक सीखते हैं और इस बाबरकत महीने में कौन से वज़ाइफ और अस्कार करने चाहिए, इस पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नामवर मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मुफ्ती साहब। 9 मुहर्रमुल हराम, इसकी तारीख़ी और इस्लामी अहमियत के हवाले से बताइएगा, और आज के दिन करबला के मैदान में मसाइब की क्या सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू से ही काबिल एहतराम है। बहुत सारे वाक़यात इस महीने के अंदर हुए जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी जो कौम थी, आपके जो मानने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फ़िरौन के लश्कर से निजात भी अता फ़रमाई थी। इसी बिना पे 10 मुहर्रमुल हराम को यहूदी रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो आपने फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम भी करीब हैं तो हम भी रोज़ा रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं। अब ख़ास तौर पे इसको जो जोड़ा जाता है वो नवासे रसूल, शहीद करबला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके ख़ानदान की शहादत के साथ है। 9 मुहर्रमुल हराम को यज़ीदी लश्कर ने, तारीख़ी रिवायात में ये बात लिखी है कि यज़ीदी लश्कर ने 7 मुहर्रमुल हराम को ही अहले बैत के ख़ैमों तक पानी की रसाई बंद कर दी, जिसकी वजह से बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और पानी न मिलना कितना तकलीफ़ दे होता है प्यास के आलम में, इसका अंदाज़ा हर जानदार वो भी को है। तपती धूप में। तपती धूप में तो मसाइब, तकलीफ़, परेशानियां जो हैं वो उन्होंने झेलना शुरू कर दी। पानी बंद हुआ, राशन बंद हुआ, खाने की भी किल्लत थी। इस सब के बावजूद उन्होंने सर नहीं झुकाया, यजीद की बैत नहीं ली, बैत का इनकार करते रहे और उम्मत को ये सबक दिया है कि जब नाने का दीन ख़तरे में हो, अपने मफादात को पीछे रख देना है, अपनी आसाइशों को पीछे रख देना है, हर चीज़ को पीछे रख देना है और दीन को मुकद्दम रखना है। कुर्बानी दे के उम्मत को ये सबक दिया है, ये दरस दिया है। मुफ्ती साहब, बिल्कुल ये तो बड़ी अजीम कुर्बानी है, लेकिन अगर हम आज के दौर के अंदर देखें, हम सब अब मानने वाले हैं अहले बैत अतहार के, लेकिन आज जब बात आ जाए मुसलमानों के दुनियावी मफादात की, तो कुर्बानी देना तो दूर, हम कोई जहमत करने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो क्या हमने सबक हासिल किया है, कितना हम अपनी ज़िंदगियों में ये जो करबला का सबक है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। जो काम के मुसलमान थे उन्होंने अपनी जो ज़रूरियात हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, उनको पीछे रखा था और इस्लाम को मुकद्दम रखा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक बीवी बच्चों, माँ बाप, अपने ख़ानदान, सारी दुनिया से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करने लग जाओ। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की हर अदा चाहने वाले को पसंद होती है। वो कोशिश करता है कि जिस तरह मेरा महबूब चाहता है मैं उसे उसी तरह का पहनावा पहनूं, जिस तरह मेरा महबूब चाहता है मैं उसी तरह खाऊं, जिस तरह मेरा महबूब चाहता है मैं उसी तरह चलूं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है उसे किया जाए। लेकिन हमारी कमज़ोरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, अहले बैत के सदके इस उम्मत के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें पक्का सच्चा कामिल मुसलमान बनाए। जब हमारे दिलों में ईमान जाग जाएगा तो फिर हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं होगी, फिर हम हक पे डटेंगे भी और इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, आज के दिन की मुनासबत से अक्सर हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सुनते भी आए हैं, 9वीं-10वीं मुहर्रम के हवाले से रोज़े रखने की शरई हैसियत क्या है और क्या फजीलत है? जी, मैंने बिल्कुल आगाज़ में ये कहा था कि यहूदी शुक्राने के तौर पे 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते थे। अच्छा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौलो अमल से 10 मुहर्रम का रोज़ा साबित है। फिर
जब आपको ये पता चला कि ये शुक्राने के तौर पे रखते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम इनके साथ मुशाहबत नहीं करेंगे, हम इसके साथ 9 का रोज़ा भी रखेंगे। आपने ख्वाहिश का इजहार फरमाया। अब उलमा इस बात पे मुत्तफिक है कि अगर कोई शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहता है तो वो साथ 9 का रोज़ा भी मिलाए। अच्छा। अगर 9 का नहीं रख सका, 10 मुहर्रम का उसने रोज़ा रखा है, तो फिर आगे 11 का साथ मिलाए। अब मुहर्रम यौम आशूरा का जो रोज़ा है, इस रोज़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और एक रिवायत में आता है कि रमज़ान के बाद सबसे अहम जो रोज़े हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं, और मुहर्रम का एक रोज़ा रखने पे 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। मुफ्ती साहब, इसके अलावा ये तो रोज़े के हवाले से आपने बड़े बेहतरीन अंदाज पर रहनुमाई की कि 2 जो हैं वो आपने रोज़े इकट्ठे रखने हैं। इस मुबारक और गम के महीने में अगर हम देखें तो उम्मत मुस्लिमा को कौन से अज़कार, कौन सी इबादत जो हैं वो कसरत से करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं 2 मिनट लूँगा वजाहत के लिए कि हम जिनके नाम लेवा हैं, जिनकी मोहब्बत में हम इन दिनों को याद करते हैं और इसमें सखावत करते हैं, हम अज़कार करते हैं और हम इनको याद करते हैं, वो बड़ी अजीम हस्तियाँ थी, बड़े अजीम लोग थे। जैसे आपने शेर पढ़ा, इस्लाम के दामन में ज़रबे यदुल्ला और सजदा शबीरी। बेशक शायर इसमें ये कहना चाह रहा है कि इस्लाम के दामन में ये 2 चीज़ें हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के दामन में ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों ने सबको अपने घेरे में लिया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के हाथ में, हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्यों? हाथी का पाँव सबसे बड़ा है। ज़रबे यदुल्ला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत, जो बहादुरी है, उसकी मिसाल कोई नहीं। बेशक आप मैदान में उतरते थे तो कुफ्फार लरज़ जाते थे, जिस तरफ जाते थे लाशों के अंबार लगा देते थे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सखावत भी बेमिसाल है। बेशक आपने मजदूरी की, चंद जौ लिए, लेके हज़रत फ़ातिमा के पास आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाया कि इनको आटा बनाओ, रोटी बनाओ, रोज़ा है, अफ्तारी करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आटा बनाया, रोटी बनाई, अफ्तारी का टाइम है, सब के सामने एक एक रोटी रख दी गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, अना इब्नुस सबील, मुसाफिर हूँ, सवाली हूँ, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हिस्से की रोटी उठाई, अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी कि जाओ मेरी रोटी उस सवाली को दे दो, मैं पानी के साथ गुजारा कर लूँ। हज़रत हसन अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर इजाज़त हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी उस सवाली को दे दूं। आपने फरमाया, बेटे इसमें इजाज़त की कौन सी बात है। दोनों रोटियां ले जाने लगे तो शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने फरमाया, भाई मेरे हिस्से की रोटी भी इस सवाली को दे दो। अब तीनों रोटियां ले जाने लगे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे इस मैदान में पीछे रह सकती थी, जिन्होंने सखावत के गुर मोहम्मद की गोद से सीखे थे। फरमाया, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी उस सवाली को दे दो। अब चारों रोटियां ले जाने लगे हज़रत हसन, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कनीज़ हज़रत फ़िज़ा, उन्होंने भी अपने हिस्से की रोटी उठाई और हज़रत हसन को दी। फरमाया, बेटा मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली को दे दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं, अली के गुलाम आने अहले बैत अतहार भी जो है वो भी सखावत में अपनी मिसाल। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई और साथ ही साथ हमारी रहनुमाई भी की कि इन अयाम में जो कि बड़े मुबारक हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं, इनमें हमें कौन सी इबादत जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल। अब नाज़रीन, वक्त हुआ है रूह को पाकीज़गी और दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने का। मुहर्रमुल हराम की निस्बत से अहले बैत अतहार से अक़ीदत व मोहब्बत का दिलनशी इजहार लिए सुनो सुरताल प्रोडक्शन की एक खुसूसी पेशकश आपके लिए हाजिर है। ये रूह परवर कलाम मोहतरम सज्जाद साहब ने खुसूसी तौर पर तहरीर किया है, जिसमें एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को नहायत मौसर अंदाज में परोया गया है। तो आइए मारूफ मनकबत ख्वां ज़िशान आरिफ की पुरसोस आवाज़ में ये कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह ज़िशान साहब।
ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਰਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਐਵੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਨਾਲ शामिल सारा जहान ते कर ओथे की होया किसकी दस जग नू बोल हैरान ते कर जेड़े सितम होए आले उस जुल्म जबर दा निशान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैन पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैन पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर किवें बयान होवे रमज़ करबला लखां कलम चुके ते नाकाम होए ओ इश्क सलूक दे पेत गहरे हक सच दे किसे तमाम होए अर्शियां फर्शियां कदी ना कमाल वेखे विच
करबल जेड़े मकाम होए ना अकल तुड़ाना ना अकल तुड़ाना फतविला ओथे होया की ए गुमान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैण पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैण पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर मौला हुसैन ते साथी हस्तियां ने कर यकीन ईमान दी अखीर दिती केड़े फना ते बका वाले रमज सारे खोल सामने रख तफसील दिती है महशर तिक है महशर तिक जड़ी कायम रहनी ओ हक सच दी खिच लकीर दिती चढ़ अंबरी तारिया वाग चमकण बयान खोल उना दी शान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैण पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैण पाए किस्सा करबल दा बयान ते कर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही पुरसोज आवाज़ और जितना खूबसूरती से और जितने दर्द से और जितने दिल से सजाद साहब ने लिखा है उतने ही आपने इसके साथ इंसाफ किया है, उतने ही दिल से आपने पढ़ा भी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।